न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक अपनी पिछली वीडियो में हमने डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि किस तरह हम दो छोटे न्यूक्लियाई को एक दूसरे के साथ मिलाकर उन्हें फ्यूज़ करके उन न्यूक्लियाई के अंदर से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये न्यूक्लियाई कोई बॉल्स या छोटे बंटे नहीं जिसको हम अपने हाथों से पकड़कर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर दें, बल्कि ये फेम्टोमीटर साइज के छोटे पार्टिकल्स हैं जिनकी डायरेक्ट फिजिकल हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इन न्यूक्लियाई के ऊपर सेम पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन न्यूक्लियाई को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए या फ्यूज़ करने के लिए हमें कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा जिसमें ये न्यूक्लियाई एक दूसरे के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करके एक दूसरे के इतना करीब आ जाएं कि इनमें मौजूद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इनको मिलाकर इकट्ठा कर दें। इसके अलावा दो एटम्स के न्यूक्लियाई को इकट्ठा फ्यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उन एटम्स में न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के जाल को किसी तरह से हटाया जाए, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में अगर हम एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो न्यूक्लियाई के एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से पहले उन एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पर मौजूद नेगेटिव चार्ज उनको रिपेल कर देंगे। इसका मतलब है एटम्स के न्यूक्लियाई को एक दूसरे के साथ फ्यूज करने से पहले उन एटम्स में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स को वहां से हटाना पड़ेगा और इन न्यूक्लियाई को आयंस की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। एटम्स के न्यूक्लियाई को इस तरह आपस में फ्यूज करने के लिए ये ज़रूरी कंडीशंस हमसे ये डिमांड करती हैं कि हम बाहर से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी इन एटम्स को और इनके न्यूक्लियाई को प्रोवाइड करें। और इस तरह बड़ी मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि हम इन न्यूक्लियाई का टेम्परेचर बहुत बड़ी मिकदार में बढ़ा दें। आइए पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करने के लिए दर्जा हरारत को बड़ी मिकदार तक बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। हम जानते हैं कि मैटर जब गैसियस फॉर्म में होता है तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं और इस रैंडम मोशन के दौरान उनको जिस कंटेनर या वेसल के अंदर रखा होता है वो उसकी दीवारों के साथ और आपस में भी मुसलसल कोलाइड करते रहते हैं। और इन एटम्स के आपस में कोलाइड करने का रेट और इनकी कोलाइड करने की एनर्जी दोनों ही उस सैंपल के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के बढ़ने से और उस गैस के एटम्स के आपस में कोलाइड करने की एनर्जी के बढ़ने से उस गैस के एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी आयोनाइजेशन एनर्जी को हासिल करके अपने न्यूक्लियाई से अलहदा हो जाएंगे और वो गैसियस सैंपल एक प्लाज्मा की हालत इख्तियार कर लेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस और आयंस होंगे। इसके बाद अगर हम उस प्लाज्मा का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते जाएं तो टेम्परेचर की एक बहुत बड़ी वैल्यू के ऊपर ये मुमकिन है कि उस प्लाज्मा में मौजूद आयंस जो कि असल में उस गैसियस एटम के न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराएं कि वो अपने दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करके एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएं। हमारी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस की जाने वाली बाइंडिंग एनर्जी डायग्राम से ये वाज़ेह है कि हमारे लिए सबसे आइडियल और आसान तरीन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसको हम अचीव कर सकते हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करना है और इनके आपस में फ्यूज़ होने के नतीजे में हीलियम का न्यूक्लियाई और इसके साथ एक न्यूट्रॉन और इनके साथ बड़ी मिकदार में एनर्जी हासिल होती है। इस रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी की मिकदार पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम के फिशन रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है और हमारा सूरज इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल करके बेपनाह एनर्जी जनरेट कर रहा है। सूरज की कोर में 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मौजूद है जो कि इन ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के न्यूक्लियाई को एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी है। इस हाई टेम्परेचर के साथ साथ सूरज का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी कोर में मौजूद ड्यूट्रियम और ट्रिटियम पर हाई ग्रेविटेशनल प्रेशर मौजूद है, जिसकी वजह से कोर में ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस डेंसिटी के ज़्यादा होने का मतलब है कि थोड़े से वॉल्यूम में ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं और इस 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर उनके आपस में फ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। सूरज की कोर के मुकाबले में ज़मीन पर ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं जहां पर हम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के ऊपर इतनी बड़ी मिकदार में ग्रेविटेशनल प्रेशर लगाकर उनकी हाई डेंसिटी अचीव कर सकें। इसका मतलब है ज़मीन पर ड्यूट्रियम और ट्रिटियम सूरज की कोर के मुकाबले में हमेशा कम डेंसिटी पर ही रहेंगे।
और इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर हमें ड्यूटियम और ट्रिटियम को आपस में फ्यूज़ करने के लिए सूरज की कोर के मुकाबले में भी ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगा। और यहाँ हमारे सामने आते हैं एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाने के लिए दरपेश चैलेंजेस। साइंसदानों ने सालों की रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया है कि ज़मीन पर ड्यूटियम और ट्रिटियम को आपस में फ्यूज़ करने के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दरकार है। सबसे पहले तो ये हाई टेम्परेचर अचीव करना नहायत मुश्किल काम है, और अगर हम किसी तरीके से ये टेम्परेचर अचीव भी कर लें तो हमारे पास कोई मटेरियल मौजूद नहीं जिसका हम कोई चैम्बर या वेसल बनाकर उसके अंदर ये फ्यूजन रिएक्शन करवा सकें, और वो मटेरियल इतने हाई टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। इसका मतलब है कि ज़मीन पर ड्यूटियम और ट्रिटियम का फ्यूजन रिएक्शन अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस चैम्बर में हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ज़रूरी ड्यूटियम और ट्रिटियम का प्लाज्मा बनाएं, वो प्लाज्मा किसी सूरत उस चैम्बर की दीवारों के साथ ना टकराए, और हम किसी तरीके से उस प्लाज्मा को उस चैम्बर के दरमियान में ही महदूद या कन्फाइन करके रखें, ताकि उस प्लाज्मा में मौजूद ड्यूटियम और ट्रिटियम के न्यूक्लियाई अपने हाई टेम्परेचर के साथ उस चैम्बर की दीवारों के साथ टकराकर उनको डैमेज ना कर दें। प्लाज्मा में मौजूद इन आयंस को उस चैम्बर की दीवारों से दूर उसके मरकज़ तक महदूद रखने के अमल को प्लाज्मा कन्फाइनमेंट कहते हैं। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के थ्योरेटिकली बहुत से तरीके प्रपोज किए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र इनर्शियल कन्फाइनमेंट और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है। इनर्शियल कन्फाइनमेंट में हम ड्यूटियम और ट्रिटियम का चंद मिलीग्राम का सैंपल किसी चैम्बर के अंदर रखते हैं, और इस सैंपल के ऊपर तमाम इतराफ से हाई एनर्जी लेज़र बीम्स स्ट्राइक करते हैं। ये लेज़र बीम्स इतनी एनर्जेटिक होती हैं कि ये इस ड्यूटियम और ट्रिटियम को पहले तो प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देती हैं, और इसके बाद इन लेज़र बीम्स में मौजूद फोटॉन्स अपने इनर्शिया की वजह से इस बनने वाले प्लाज्मा में मौजूद तमाम न्यूक्लियाई को तमाम इतराफ से कंप्रेस करके एक कन्फाइंड हालत में रखते हैं। इनर्शियल कन्फाइनमेंट का ये तरीकाकार प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका। इसकी वजह इसके इनपुट में यानी फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करने और उसको कन्फाइन करने में सर्फ होने वाली बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी है, और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इस इनर्शियल कन्फाइनमेंट के ज़रिए एक एनर्जी एफिशिएंट रिएक्टर बनाना जो कि इनपुट के मुकाबले में ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करे एक मुश्किल काम है। इस वक्त दुनिया में इनर्शियल कन्फाइनमेंट के मुकाबले में मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के तरीके को ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल समझा जाता है। ड्यूटियम और ट्रिटियम को आपस में फ्यूज़ करने से पहले क्योंकि प्लाज्मा की हालत में लाना ज़रूरी है, और ये प्लाज्मा इलेक्ट्रिक चार्जेस और आयंस पर मुश्तमिल होता है, और इस प्लाज्मा में मौजूद ये चार्जेस मुसलसल मूव करते रहते हैं, और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के सेंसिटिव होते हैं, मतलब मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाने के काबिल है। और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के अंदर हमारा मकसद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके इस प्लाज्मा को एक महदूद जगह पर कन्फाइन करना है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए इस तरह प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए कई डिज़ाइन प्रपोज किए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मकबूल रशियन साइंसदानों का तजवीज़ करदा टोकामेक डिज़ाइन है, और आज इस दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स इसी टोकामेक डिज़ाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोकामेक वर्ड एक्चुअली एक रशियन फ्रेज़ का एक्रोनिम है, और इस फ्रेज़ का इंग्लिश में मतलब टोरस शेप वैक्यूम चैम्बर्स सराउंडेड बाय मैग्नेटिक कॉइल्स बनता है। इस टोकामेक मशीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनको डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो एक टोरस की फॉर्म बना लें, और उन कॉइल्स के दरमियान मौजूद खाली जगह जहाँ पर उन कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, जहाँ पर एक्चुअली प्लाज्मा बनाया जाएगा, वो बिल्कुल एक डोनट की फॉर्म में होता है। इस टोकामेक मशीन के मैग्नेटिक फील्ड को सादा तरीन हालत में समझने के लिए आप फर्ज करें कि आपके पास एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, और आपने उस वायर को एक स्प्रिंग की फॉर्म में बाउंड करके एक लॉन्ग सोलेनॉइड बना लिया है, और अगर हम उस सोलेनॉइड के दोनों सिरों को पकड़कर आपस में मिला दें तो ये सोलेनॉइड हमें एक गोल शक्ल के टॉरस की फॉर्म में मिल जाएगा, और इस सोलेनॉइड का दरमियानी हिस्सा जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा बिल्कुल एक डोनट की शेप बना रहा होगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर जो कि फ्रांस में मौजूद है, वो भी इसी टोकामेक रिएक्टर के असूल पर काम कर रहा है। इस रिएक्टर को इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर या आइतर का नाम दिया गया है, और इस रिएक्टर में दुनिया के 35 ममालिक हिस्सादार हैं। इस रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया गया है। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के पास होने से उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है,
और इस करंट की मकदार जितनी ज़्यादा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और सुपर कंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर करंट के बहाव में कोई रुकावट नहीं होती, यानी उनके अंदर करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़ीरो रहती है। इसका मतलब है सुपर कंडक्टर मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। और इस रिएक्टर के अंदर भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल्स का इस्तेमाल इसी मकसद के लिए किया गया है। इस रिएक्टर के इंटरनल चैम्बर का वॉल्यूम 840 मीटर क्यूब है और इस रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए 320 मेगावाट एनर्जी दरकार होगी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इस्तेमाल से इस रिएक्टर के चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए हाई टेम्परेचर अचीव करके प्लाज्मा बनाया जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स की मदद से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उस प्लाज्मा को एक डोनट की फॉर्म में कन्फाइन रखा जाता है। इस रिएक्टर की 320 मेगावाट इनपुट एनर्जी में से 50 मेगावाट एनर्जी को हीट के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और इस रिएक्टर का गोल 2035 तक इस 50 मेगावाट हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके 500 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जो कि इनपुट के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल तजर्बाती तौर पर इस इनपुट एनर्जी का सिर्फ 70% ही आउटपुट के तौर पर हासिल किया जा सका है। लेकिन साइंसदान 2035 तक अपने 500 मेगावाट के गोल को अचीव करने के लिए पुरअज़म है। आइटर रिएक्टर के अलावा एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर जिसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है वो चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक या ईस्ट रिएक्टर है। चाइना चूँकि फ्रांस में मौजूद इस आइटर रिएक्टर का कोलैबोरेटर है, तो चाइना ने अपना ये ईस्ट रिएक्टर एक्चुअली आइटर प्रोडक्ट की रिसर्च एड के लिए ही बनाया है। इस ईस्ट रिएक्टर में 31 दिसंबर 2021 के दिन 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर मौजूद प्लाज्मा को 1056 सेकंड, जो कि 17 मिनट से भी कुछ ज़्यादा का अरसा बनता है, के लिए सस्टेन किया गया है, जो कि इस दुनिया में इस टेम्परेचर पर इतने ज़्यादा वक्त के लिए प्लाज्मा को सस्टेन करने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसी ईस्ट रिएक्टर में 2021 में ही इस दुनिया में प्लाज्मा के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करने का भी रिकॉर्ड बनाया गया है और इस रिकॉर्ड में 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर मौजूद प्लाज्मा को 20 सेकंड के लिए सस्टेन किया गया था। ये 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूरज की कोर के मुकाबले में 16 गुना ज़्यादा टेम्परेचर है। इसीलिए ये ईस्ट रिएक्टर दुनिया में आर्टिफिशियल सन के तौर पर मशहूर हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।